हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आइटम सेकंड सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंडिया के यूनिट टू में हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स एंड ग्लोबलाइजेशन की स्पोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन से कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स और वैश्वीकरण एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, उसके बारे में बात करेंगे हम। आज की हमारी जो वीडियो नंबर 11 होगी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल लीग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक्स। तो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है ना, हमारे स्पोर्ट्स में, हमारे इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर में। इससे क्या हुआ है, हमें न्यू न्यू स्पोर्ट्स के बारे में, जो नए स्पोर्ट्स हैं, है ना, नए गेम्स हैं, उसके बारे में पता चला। हमारे लिए जो प्लेयर्स जो खेलते हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिली, है ना, उनको हेल्प मिली, उनको एंडोर्समेंट मिली, तो स्पॉन्सरशिप्स मिली उन्हें, है ना, तो हेल्प मिली। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब जो दूसरी कंपनी, जो बाहर की कंपनीज हैं, उन्होंने हमारी कंट्री में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया स्पोर्ट्स को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, है ना, या फिर अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट कल्चर हैज चेंज हाउ इंडियन एंगेज विद स्पोर्ट्स। तो ग्लोबल जैसे स्पोर्ट का कल्चर आया हमारे इंडिया में भी, उससे चेंज हो गया कि कैसे अब हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, बोथ एज प्लेयर एंड एज स्पेक्टेटर। तो हमारा एक तरह से तरीका, या एक तरह से हमारे अंदर भी बदलाव आया है एज अ स्पेक्टेटर भी, और प्लेयर्स के अंदर भी, कि वो स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं। अब स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आते हैं, जो अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है, हर जगह उन्हें जाना जाता है ना, हर जगह उनको पहचाना जाता है। और एज अ स्पेक्टेटर भी हम क्या रोल मॉडल मानने लगे अपने स्पोर्ट पर्सन को, है ना, जो आपको पसंद होते हैं। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी होने लगे हैं आजकल लोग देखने में। ओके, सो वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ लीग्स लाइक द इंडियन प्रीमियर लीग, तो जैसे ये आईपीएल है या फिर प्रो कबड्डी लीग है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना, इन्वेस्टमेंट करी। क्योंकि दूसरे देखो, आईपीएल में क्या होता है, दूसरी टीम के भी प्लेयर्स होते हैं ना, तो कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं प्लेयर्स पे। बहुत सारी कंपनीज है ना, जो एक तरह से बाहर की कंपनीज होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट होती है, उन लीग्स के लिए पैसा लगाया जाता है, और अलग अलग टेक्निक्स वहाँ पे मेंशन की जाती है। अगर आप पहले के क्रिकेट को देखोगे, जो 1982 से 1982 में खेला गया था, या फिर जो अब के क्रिकेट को देखोगे आप, जो अब 2025 में, या फिर आप बोल सकते हो 21st सेंचुरी में जो खेला जा रहा है, वो कितना डिफरेंट है ना। अब कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, कितने सारे अलग रूल्स आ गए हैं, है ना, तो वो सारी चीजें, उस सारी चीजों में क्या ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सो इट हैज ऑल्सो ब्रॉड चैलेंजेस, और अब इससे हमें चैलेंजेस भी देखने को मिले हैं, मतलब कुछ चैलेंजेस भी फेस करने को मिले हैं। जैसे कि कमर्शियलाइजेशन हो गया, ओवर कमर्शियलाइजेशन हो गया, कि अब जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ एक तरह से खेलने के लिए नहीं खेलते, मतलब एक तरह से अपने बॉडी को फ्रेश करने के लिए, या फिर हेल्थ फिजिकल फिट के लिए, या फिर एक तरह से फेम कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि रुपए पैसे के लिए भी खेलते हैं ना। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल, और इससे क्या हो गया, ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, अगर हम इम्पैक्ट देखें हम ग्लोबलाइजेशन का हमारे इंडियन स्पोर्ट्स पे, तो ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल लीग्स। तो अब क्या हो गया है, जो पहले नॉर्मल क्रिकेट खेले जाते थे, गली क्रिकेट है ना, या फिर जो पहले कबड्डीज खेली जाती थी, उससे क्या हो गया, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उससे एक तरह से लीग बन गई, है ना। तो अलग अलग क्या है मैचेस, या फिर अलग अलग टीम्स बन गई, जो इंटरनेशनल लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो अब खेलती हैं। जैसे कि आईपीएल जो हम क्रिकेट में देखते हैं, 2008 से स्टार्ट हुई थी, तो इंस्पायर बाय इंडियन इंग्लिश प्रीमियर लीग से इंस्पायर हुई है, एंड एनबीए स्टाइल फ्रेंचाइज मॉडल, दैट इज नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसके मतलब इससे क्या है, इससे इंस्पायर हुई है। फिर उसके बाद आता था इंडियन सुपर लीग, दैट इज ऑफ फुटबॉल, जो 2014 में स्टार्ट हुई थी, जो यूरोपियन फुटबॉल लीग से ली गई है, मतलब उसके जैसे बनाई गई, ओके। जैसे पीकेएल, दैट इज प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी, जो 2014 में स्टार्ट हुई थी, तो रिवाइव ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट विद एन इंटरनेशनल फॉर्मेट। कि कबड्डी अगर हम देखें, हमारे इंडिया में कबड्डी कैसे खेली जाती है, एक रेतीले मैदान पे, जहाँ पे रेत होता है, जहाँ पे मिट्टी होती है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें पीकेएल की, दैट इज प्रो कबड्डी लीग की, तो वहाँ पे कबड्डी मैट पे खेली जाती है, गदेदार मैट पे, एक तरह से आप बोल सकते हो मॉडर्न तरीके से खेली जाती है ना। सो ये फिर है हॉकी इंडिया लीग, दैट इज एचआईएल हॉकी, जो 2013 में स्टार्ट हुआ था, जो यूरोपियन हॉकी लीग से एक तरह से इंस्पायर किया, उससे इंस्पायर हुआ था, बट 2017 के बाद ये डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, ओके।
क्योंकि हॉकी के मैचेस हैं वो मोस्टली लोग नहीं देखते। मोस्टली लोग जो इंडिया में प्रेफर करते हैं वो क्रिकेट को करते हैं, है ना। क्रिकेट के लिए बस वेट ही करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। सो अल्टीमेट टेबल टेनिस दैट इज ऑफ टेबल टेनिस जो 2017 में स्टार्ट हुई थी, इंटरनेशनल प्लेयर इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं साथ में मिलके, ओके, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वन पे। तो दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्पॉन्सरशिप। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई और स्पॉन्सरशिप्स भी आए, है ना। अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स भी देखने को मिली। ग्लोबल ब्रांड्स लाइक नाइकी, एडिडास, प्यूमा एंड रेड बुल हैव हैवीली इन्वेस्टेड इन इंडियन स्पोर्ट्स की। जैसे जो फॉरेन कंपनीज है, जैसे नाइकी लगा लो आप, एडिडास लगा लो, पूमा लगा लो, रेड बुल लगा लो, ऐसे ऐसे मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन स्पोर्ट्स के ऊपर। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा और इंडिया की पॉपुलेशन को स्पोर्ट्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एक तरह से, ना। सो उन्होंने भी जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उन्होंने उनको स्पॉन्सरशिप करने स्टार्ट कर दिया, किसको किसको, जो प्लेयर्स होते हैं उनको, है ना। अगर आप स्पेशली देखो तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है ये, ओके, स्पॉन्सरशिप। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पॉन्सरशिप हैज हेल्प प्रोफेशनलाइज इंडियन स्पोर्ट्स। ये इंडियन स्पोर्ट्स जो है वो प्रोफेशनलाइज हो गए हैं, कैसे, बिकॉज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि दूसरी जगह से, दूसरी जगह के लोग हैं या बिजनेस है या फिर इंडिविजुअल है, वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर दिया हमारे स्पोर्ट्स पे, हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना, और स्पॉन्सरशिप पे, ताकि उनको भी अर्निंग हो। आफ्टर दैट इज इंडियन स्पोर्ट लीग्स अट्रैक्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड कोचेस। जो इंडियन स्पोर्ट लीग्स हैं, है ना, इंडियन स्पोर्ट लीग्स हैं, उन्होंने अट्रैक्ट किया इंटरनेशनल प्लेयर और कोचेस को, है ना, एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसमें क्या है, इंडियन स्पोर्ट्स लीग जैसे हम आईपीएल ही देख लेते हैं। आईपीएल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं हर टीम में, है ना। तो उससे वो अट्रैक्ट हुए हैं हमारे आईपीएल से, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब एक तरह से इनकम होती है ना, उनका उनका ऑक्शन होता है, तो उसी में उनको इतना ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। उसके बाद उनको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती है ना, स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं, ओके। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन एथलीट की। अब इंडियन एथलीट की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो गया, मतलब सब लोग उन्हें पहचानते हैं, वर्ल्ड वाइड में उनका नाम है, फेम है ना। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर, बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो हॉकी प्लेयर, है ना। सो ये तो इंडियन एथलीट्स लाइक विराट कोहली, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, है ना, हैव गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन थ्रू ग्लोबल टूर्नामेंट्स एंड एंडोर्समेंट। की इनको क्या करते हैं, जो ग्लोबल जो वर्ल्ड लेवल के जो लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो हेल्प करते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप करते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों में। जैसे ऑडी, है ना, ऑडी का जो आप बोल सकते हो, जो नीरज चोपड़ा, अभी अगर आप नीरज चोपड़ा से जुड़े हुए हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे वो उसका ऐड भी करता है ना। तो एक तरह से वो उसको ऑडी जो है वो उसको स्पॉन्सर कर रही है ना, ऑडी का। तो सुनील छेत्री जो फुटबॉल के प्लेयर है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे जो लोग हैं उनको एक तरह से फेम मिला है इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड। उन्होंने, लोगों ने इनको देखना स्टार्ट किया, उनको उनके फॉलोवर्स इंक्रीज हुए, है ना, उनके एंडोर्समेंट इंक्रीज हुए, मतलब उनको फैसिलिटीज मिली, उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलने लग रही हैं, ओके। सो इंडियन फुटबॉलर्स हैव स्टार्टेड प्लेइंग इन इंटरनेशनल लीग। सो इंडियन फुटबॉलर हैं जो, वो इंटरनेशनल लीग्स में भी क्या करते हैं, वो मतलब खेलना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि गुरप्रीत सिंह संधू, गुरप्रीत सिंह संधू की बात करें तो नॉर्वे में वो खेलते हैं, ओके, नॉर्वे में खेलते हैं गुरप्रीत सिंह संधू, सॉरी, ओके। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोफेशनलाइज कर दिया है, फिर लोगों को फेम देना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे जो विराट कोहली है, या फिर आप बात करो अलग अलग प्लेयर्स की, नीरज चोपड़ा की बात करो, है ना, अलग अलग सुनील छेत्री की बात करो आप, तो इतने सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके इतने, मतलब मिलियंस में फॉलोवर्स है ना। तो इतने सारे फॉलोवर्स है जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनकी, जो उनको एक तरह से आइडल मानते हैं कि मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ, मैं एम एस धोनी बनना चाहता हूँ, मैं नीरज चोपड़ा जैसा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्पोर्ट्स को एक तरह से रिवाइव कर दिया। जैसे नीरज चोपड़ा का स्पोर्ट्स, है ना, जो जावलिन थ्रो है, तो उसमें क्या है, लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, बट उसके बाद कितना ज्यादा इंटरेस्ट एक तरह से चला गया हूँ, है ना, जावलिन थ्रो के ऊपर। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। आफ्टर दैट इज राइज इन पॉपुलर, अच्छा, इसके बाद देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन स्पोर्ट्स कल्चर ऑन इंडिया। कि जो फॉरेन स्पोर्ट्स कल्चर है ना, जो फॉरेन स्पोर्ट्स जो हम देखते हैं, उनका जो कल्चर है वो इंडिया पे कैसे इन्फ्लुएंस डाला है। तो राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ वेस्टर्न स्पोर्ट्स, कि हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न स्पोर्ट है ना, जैसे आप बोल सकते हो क्रिकेट बोल सकते हो, बास्केटबॉल बोल सकते हो, है ना, बास्केटबॉल बोल सकते हो आप, और फुटबॉल बोल सकते हो। तो ऐसे गेम्स जो है वो, उनका कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, मिक्स मार्शल आर्ट, है ना, एमएमए फाइट्स जो होती है, हैव गेन पॉपुलैरिटी इन इंडिया ड्यू टू एक्सपोजर टू लीग्स लाइक, जैसे अब इंडिया में जैसे
टेक्नोलॉजी या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल इनोवेशन इतने सारे हो गए कि अब आप कहीं पे भी बैठे कहीं कोई भी लीग देख सकते हो ना, किसी भी चैनल पे, यूट्यूब के थ्रू या फिर अदर वेबसाइट्स के, अदर एप्स के थ्रू। ओके, तो जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, एनबीए है, यूएफसी है, एनबीए दैट इज नेशनल बॉक्सिंग, नेशनल बास्केटबॉल एजेंसी है ना, सॉरी एसोसिएशन, एंड यूएफसीज अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ओके, तो ऐसे जो चैंपियनशिप है ना, ऐसे जो एक तरह से एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है इंडिया के कल्चर, स्पोर्ट कल्चर पे। इंडियन यूथ आर इंक्रीजिंगली फॉलोइंग ग्लोबल स्पोर्ट ट्रेंड, और इंडिया के जो यूथ लोग हैं, जो यूथ बच्चे बच्चे हैं एक तरह से हमारे एज के आप बोल सकते हो, तो वो क्या है, वो स्पोर्ट ट्रेंड को बहुत ज़्यादा एक तरह से फॉलो करते हैं, जिससे क्या हुआ है, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स है, जिसके बारे में हमने पीछे बात की थी, है ना, जिसके बारे में हमने पीछे बात की थी, जैसे कबड्डी तो चलो अब रिवाइव होने लगा है ना, बिकॉज ऑफ पीकेएल, या फिर आप बोल सकते हो और भी जैसे स्पोर्ट्स हैं इंडिया के, खो खो है ना, खो खो। तो ऐसे गेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कमी आ रही है उनमें, या फिर वो देखे ही नहीं जा रहे। हॉकी की बात कर लो आप, है ना, हॉकी को कितने लोग पसंद करते हैं इंडिया में से, बहुत कम। मोस्टली लोग किस पे डिपेंड है, किसको पसंद ज़्यादा करते हैं, क्रिकेट को पसंद ज़्यादा करते हैं ना। उसके बाद आता है बी इज एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग मेथड, कि अब जो है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने इंटरनेशल ट्रेनिंग मेथड्स को अडॉप्ट कर लिया। अब आप देखोगे जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन है, आप नीरज चोपड़ा का ही देख लो, स्पोर्ट्स पर्सन है आपके, या फिर आप किसी भी इंडियन क्रिकेट टीम को देख लो, उनके जो कोचेस होंगे वो फॉरेन कोचेस होंगे, है ना, दूसरे देश के। और फिजियोथेरेपिस्ट भी उनके बेटर होंगे, जो उनको बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक तरह से मोटिवेट करते हैं ना। फिर उसके बाद है यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स साइंस का, बायोमैकेनिक्स का यूज़, न्यूट्रिशन प्रोग्राम का यूज़। इससे एथलेटिक की एफिशिएंसी जो है कि वो अच्छा खेल दिखा सके, या फिर अच्छी अपनी पावर लगा के, है ना, और अच्छा परफॉर्म कर सके वो। तो वो सारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है अगर उनको न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज मिलती है, उनको नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, स्पोर्ट्स साइंस के बारे में, बायोमैकेनिक्स के बारे में, है ना। तो जिससे जैसे कि वो कैसे अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी इक्विपमेंट को यूज़ करने में, स्पोर्ट्स में कैसे वो थके ना, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं अब। सो ट्रेनिंग अकेडमीज लाइक अनिल कुंबले जो क्रिकेटर रहे हैं, उनकी जो अकेडमी है दैट इज टैनविक, टू एंश्योर, जिसकी फुल फॉर्म है टू एंश्योर, आप बोल सकते हो विक्ट्री। ओके, टू एंश्योर विक्ट्री, टी से टू, एंश्योर ई एन से एंश्योर, एंड वी आई सी विक्ट्री। तो इनकी जो अकेडमी है कर्नाटका में, है ना, वो स्पोर्ट्स अकेडमी है, वो उनको सिखाती है क्रिकेट के बारे में। तो ऐसी अकेडमीज, और आप बोल सकते हो भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स, है ना, जो ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और मुंबई में, आप हर जगह इनके अकेडमीज देखोगे जो फुटबॉल सिखाती हैं। इम्प्लीमेंट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो इसमें क्या है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के लिए, फैसिलिटीज बेस्ट हैं, ताकि वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंच सके, या फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, उनके जैसा बन सके। ओके, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं उनके जैसा बन सके। ओके, फिर उसके बाद आते हैं पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स, की अब जो है हमारे जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स, वो पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स में। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ओलंपिक्स, फीफा टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे प्लेयर्स हमेशा मेडल्स लेकर आते हैं किसी ना किसी स्पोर्ट में, ओलंपिक्स में भी, और फीफा टूर्नामेंट्स भी कराए जाते हैं, दैट इज फीफा टूर्नामेंट इज फॉर फुटबॉल, है ना, फुटबॉल एसोसिएशन के लिए। तो ये फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल और फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, तो ये सारे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेशन भी इंडिया का भी बहुत देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद है होस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इंडिया क्या करती है, अलग अलग इवेंट्स जो इंटरनेशनल इवेंट्स है, जहाँ पे हर कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, है ना, और उनको मेडल मिलता है, और मतलब सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट कराए जाते हैं, तो वो सारे इंडिया में भी होने लग रहे हैं। जैसे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, जो 2017 और 22 में इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया था ना, और आप बोल सकते हो कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुआ था, और उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप्स, है ना। तो ये सारी चीजें इंडिया ऑर्गेनाइज करा रहा है ताकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल सके, या फिर ग्लोबली हम अपने स्पोर्ट को एक तरह से इवेंट्स, ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स को आप सपोर्ट कर सको, या फिर दिखा सको कि यस वी कैन ऑल्सो मैनेज दी स्पोर्ट्स। ओके, या फिर हम ऐसे जो टूर्नामेंट्स है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज इंडिया इज बिडिंग टू होस्ट, और अब आप आगे देखोगे 2036 का जो ओलंपिक्स होगा, है ना, वो इंडिया ही होस्ट करेगा, जिससे वो अपने जो ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेचर है, मतलब जो एक तरह से इंडिया की जो कैपेबिलिटी है ना,
कैपेबिलिटी है उसको दिखाएगा कि इंडिया भी ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को या फिर बड़े बड़े जो एक तरह से ओलंपिक जो आप बोल सकते हो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन स्पोर्ट। और चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो ओवर कमर्शियलाइजेशन एंड फ्रेंचाइजी कल्चर। तो अब क्या हो गया है स्पोर्ट्स में, अगर हम बात करें जैसे आईपीएल है ना, या फिर आईपीएल है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ ऑक्शन पे बेस्ड होता है। उससे जो हमारे जो ग्रास रूट क्रिकेट है, या फिर आप बोल सकते हो अब जो लोग हैं वो किस लिए खेलते हैं, सिर्फ एक तरह से वो ऑक्शन में है। और फिर एक तरह से मैच फिक्सिंग बहुत ज्यादा होने लगी है ना, मैच फिक्सिंग या फिर करप्शन बहुत ज्यादा होने लगी, जिससे जो प्लेयर्स है वो सिर्फ रुपए के लिए खेलते हैं ना, रुपए के लिए अपनी टीम को जिताता है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से जो हमारा ग्रास रूट क्रिकेट है उसका लेवल भी खराब होता जा रहा है। ओके, हाई प्लेयर सैलरीज एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट समटाइम ओवरशैडो द एसेंस ऑफ द स्पोर्ट। तो जो हाई प्लेयर सैलरी हैं, जो जिनको जिनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, फिर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होते हैं, जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, फिर उसके बाद वो करते हैं एड वगैरह करते हैं, तो उससे जो स्पोर्ट्स की जो एसेंस है वो एक तरह से ओवरशेड हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म सी हो जाती है ना, या फिर वो ज्यादा ही दिखा देते हैं उस चीज को, किसी किसी एड में इंक्लूड हो जाते हैं जो उनके काम की भी नहीं होती, जो एक तरह से डीमोटिवेट वाली एड होती है, फिर खराब जो एड होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें काम करने लग जाते हैं। आफ्टर दैट इज रिस्क ऑफ करप्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और मैच फिक्सिंग का ड्यू टू एक्सेसिव कमर्शियलाइजेशन, की कमर्शियलाइजेशन होने लगा है कि एक तरह से वो बिक रहे हैं प्लेयर्स है ना, तो उसमें वो करप्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, मैच फिक्सिंग का भी ज्यादा होता है, जैसे हम आईपीएल जैसे कि हमें आईपीएल में ये सारी चीजें देखने को मिलती ही हैं हर साल। ओके, उसके बाद है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल। तो इसके वजह कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है, बट अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जो ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है जैसे खो खो, मल मलखम, पहलवानी, रेसलिंग है ना, रेसलिंग तो चलो है, बट जो पहलवानी रेसलिंग होती थी है ना, जो अखाड़ों में कराई जाती थी, उसमें बहुत कमी देखने को मिली, उसको अटेंशन बहुत कम मिलती है एज कम्पेयर टू ग्लोबली पॉपुलर स्पोर्ट्स की। जो ग्लोबली जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है ना उनको ज्यादा फेम मिल रहा है इंडिया में भी। ओके, इंडिया के जो खुद के रीजनल या फिर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उनको बिल्कुल नकार दिया गया है। सो लिमिटेड फंडिंग, उनको लिमिटेड फंड मिलता है, स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल पाती, जो हमारे इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है या फिर रीजनल जो स्पोर्ट्स है हमारे है ना, हमारे खुद के जो स्पोर्ट्स हैं उनको। पर अब आप देखोगे पीकेएल दैट इज प्रो कबड्डी लीग है ना, प्रो कबड्डी लीग जैसे टूर्नामेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप हमारी जो धरोहर है या फिर आप हमारे जो गेम्स हैं उनको रिवाइव कर सको, उनको दोबारा से एक्शन में ला सको कि हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट भी जीवित रहे है ना। सो दे स्टिल स्ट्रगल अगेंस्ट इंटरनेशनल लीग की, इंटरनेशनल लीग के मुकाबले नहीं, बट वो कर रहे हैं कोशिश। ओके, फिर है चैलेंज, फिर है अनइक्वल ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की। अब जो डिस्पाइट ग्लोबलाइजेशन इंडिया प्रेजेंस इन स्पोर्ट्स लाइक, जैसे कि अब अनइक्वल ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन, जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत कम है, या फिर वो उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा कर पाते हैं बाकी कंट्री के, जैसे कि फुटबॉल में, रग्बी में, बास्केटबॉल में बहुत ही वीक है ना, बहुत ही वीक देखने को मिलता है, पार्टिसिपेंट्स ही या फिर स्पोर्ट पर्सन ही बहुत कम होते हैं, उस लेवल तक जा ही नहीं पाते। इंडियन एथलीट फेस चैलेंजेस इन ब्रेकिंग इनटू इलीट यूरोपियन एंड अमेरिकन स्पोर्ट लीग। तो जो यूरोपियन और अमेरिकन स्पोर्ट लीग है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, वहां तक उन्हें चैलेंज, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं ना, उनके एथलीट्स या फिर उनके जो लीग्स होते हैं उनमें आने तक। ओके, फिर उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। अब अगर कोई प्लेयर आए भी तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब एक लिमिटेड सी होती है, वो ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते। इन नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स हैम्पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो जो किसमें किसमें कम होती है, जो नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स है, मतलब जो क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स है उनमें बहुत कम हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, हैम्पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, जिसकी वजह से जो हम ग्लोबली एक तरह से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं ना दूसरे प्लेयर्स के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि हम अपने इंडियन स्पोर्ट्स को ग्लोबल लेवल तक ले जा सके, मजबूत कर सके, जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी गई हैं प्लेयर्स को है ना, और वो हम सपोर्ट कर सके यंग एथलीट्स को ताकि वो आगे मेडल्स लेकर आए इंडिया के लिए। पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं कि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी जाएं। फिर है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम स्टार्ट की गई थी, TOPS ना, टॉप्स जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या था, फाइनेंशियल एड दी गई थी ओलंपिक एथलीट्स को, और ट्रेनिंग सपोर्ट दी गई थी ओलंपिक एथलीट्स को ना। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि जो टोक्यो ओलंपिक्स था, टोक्यो 2020 ओलंपिक में इंडिया के 7 मेडल्स आए थे, जिसमें से कि नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल भी आया था ना।
गोल्ड मेडल भी हमें देखने को मिला था। उसके बाद है ग्लोबल कोलैबोरेशन, तो ग्लोबल कोलैबोरेशंस भी हैं। इंडियन फुटबॉल टीम हैव पार्टनरशिप विद क्लब लाइक मैनचेस्टर, तो हमारी जो एक तरह से कोलैबोरेशंस भी हैं, जो जो ग्लोबली जो एक तरह से लीग बोल सकते हो या फिर इवेंट्स बोल सकते हो, वो हमारे इंडिया में भी अपने उनके भी क्लब्स हैं जहाँ पे प्लेयर्स खेल सकते हैं, हमारे इंडिया के प्लेयर्स उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके उनके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना फॉर यूथ ट्रेनिंग, तो ये फुटबॉल के लिए है ना। तो ये क्या है, वर्ल्ड लेवल जो लीग होती है, फिर वर्ल्ड लेवल जो इवेंट होते हैं उससे रिलेटेड है। सो फॉरेन कोचेज एंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आर नाउ इन्वॉल्व इन इंडियन एथलेटिक्स, बैडमिंटन एंड रेसलिंग, तो जो फॉरेन कोचेज है, जो बाहर के जो कोचेज हैं, बाहर की कंट्रीज की जो अच्छे अच्छे कोचेज हैं, जो टॉप रैंक में हैं, वो भी इंडिया में आते हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं इंडिया के एथलेटिक्स में, जैसे बैडमिंटन में भी और रेसलिंग में भी, ताकि उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज मिले कि नहीं हम इंडियंस को। ओके, फिर उसके बाद है फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो इंडिया एज अ ग्लोबल स्पोर्ट हब, तो इंडिया को एक ग्लोबल स्पोर्ट हब देखा जा सकता है अगर हम ये सारी जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दें, जैसे कि होस्टिंग मोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अगर हम और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होस्ट करेंगे तो इससे हमारी जो एक तरह से कनेक्टिविटी है या फिर हमारी जो पावर है या स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, है ना, वो बढ़ेगी। सो इंडिया एम्स टू बिड फॉर, जैसे 2036 ओलंपिक्स में इंडिया ऑर्गेनाइज कराएगी, और ऐसे ही जैसे मोस्टली इवेंट्स जैसे फीफा वर्ल्ड कप, अंडर 20 एशियन गेम्स और मोर आईसीसी टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराएगी इंडियन फ्यूचर। सो एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल लीग्स, तो क्या है कि प्रोफेशनल लीग्स को एक्सपेंड करना, जैसे कि जो हमारी आईपीएल है ना, आईपीएल इज फॉर मैन, और फिर उसके बाद इंडिया में क्या आ गया, डब्ल्यूपीएल, दैट इज वुमेन प्रीमियर लीग, जो अभी चल भी रहा है अभी, है ना, जो फैब में ही स्टार्ट हुआ था, 16 मार्च तक में भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसी जो लीग्स हैं वो ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि जो दूसरे लेवल, दूसरे जो कंट्री के प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया में आके खेले, है ना। एक्सपेक्टेड टू बूस्ट जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट, इंडियन स्पोर्ट की जो जेंडर इक्वालिटी है वो एक तरह से बढ़े, मतलब एक तरह से बढ़े, है ना, कि इक्वल देखा जाए सभी को, मैन को भी और वुमेन को भी। ओके, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल ग्रास रूट लीग्स इन फुटबॉल, हॉकी एंड एथलेटिक्स, तो अब क्या कर रहे हैं कि लीग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, है ना, जैसे आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर आप बोल सकते हो स्टेट लेवल पे, तो ऐसी लीग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जो फुटबॉल को एनहांस करेंगी, हमारी हॉकी हॉकी को और हमारे एथलेटिक्स को, है ना। सो उसके बाद है एनकरेजिंग इंडियन एथलीट्स टू इन ग्लोबल लीग्स, तो इंडिया के एथलीट्स को ग्लोबल लीग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए या फिर किया जाएगा। मोर इंडियन फुटबॉलर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले इन यूरोपियन लीग्स, ऐसा देखा जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स निकल के आएंगे इन फ्यूचर जो यूरोपियन लीग्स में पार्टिसिपेट करेंगे। एनबीए इंडिया अकेडमी एम्स टू स्पैन इंडियन प्लेयर्स टू द एनबीए एंड WNBA, तो जो इंडिया की अकेडमी है, नेशनल दैट इज बास्केटबॉल अकेडमी जो है इंडिया की, वो इंडिया के प्लेयर्स को जो एनबीए है, जो वर्ल्ड में जो होता है ग्लोबल लेवल पे, उसमें भेजेंगे और विमेन वाले में भी भेजेंगे। ओके, फिर है बेटर स्काउटिंग एंड स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट इन वेरियस स्पोर्ट्स, कि उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी ना, स्काउटिंग इन द सेंस कि उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि यंग टैलेंट को प्रमोट कर सके, उनको अलग अलग स्पोर्ट्स में भेज सके, ताकि उनके पास पैसों की कमी ना हो और फिर वो क्या कर सके, स्पोर्ट्स में और भी ज्यादा एक तरह से अपना दर्जा दिखा सके या फिर अपना एक अहम भूमिका दिखा सके। ओके, तो ये कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर इंडिया को ग्लोबल हब बना है स्पोर्ट्स का तो वो कैसे बनेंगे। ओके, सो ये थी हमारी क्लास स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक दैट इज स्पोर्ट्स एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। स्पोर्ट्स एंड ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा कि कैसे लिंक्ड है ये, कि ग्लोबलाइजेशन कैसे है स्पोर्ट्स का, हमारे रीजनल गेम्स कैसे पीछे हट रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड, है ना, ये ग्लोबल ट्रेंड की वजह से, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं हमें स्पोर्ट्स में, है ना, क्या क्या चैलेंजेस हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो एक तरह से इंडिया की गवर्नमेंट ने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं वो कौन कौन से, तो वो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।